बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था। तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो थायराइड ग्लैंड की बात हम कर रहे थे कि थायराइड जो है ये एब्सोल्युटली एसेंशियल नहीं होती है, लेकिन इसका रिमूव हो जाने पर, इसको हटा लेने पर एडल्ट में कोल्ड के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और मेंटल और फिजिकल स्लोइंग जो है वो चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट में और चिल्ड्रन में अगर हम बात करें बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन और ड्वार्फिज्म जो है वो हो जाता है। तो हम बात करें अगर कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में इसका जो रेगुलेशन है हार्मोन का, ये किस प्रकार से होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका एडिनोहाइपोफाइसिस का नियंत्रण इसके ऊपर होता है। और एडिनोहाइपोफाइसिस जो अग्रभाग पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम पहले, कि ये हाइपोथैलेमस से जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो पॉजिटिव इफेक्ट इसके ऊपर रखता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टीएसएच हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को T4 और T3 को रिलीज करवाने में मदद करता है और वहां से ब्लड के थ्रू ये पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जाता है। अगर इनकी मात्रा अधिक हो रखी है तो ये हाइपोथैलेमस से टीआरएच के सिक्रीशन को कम करवा देती है, जिसको कि हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसका डिक्रीज हो जाएगा ये। और अगर दो स्तर के ऊपर ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो काम करता है, एक तो ये हाइपोथैलेमस से टीआरएच का सिक्रीशन कम करवा दे और दूसरा पिट्यूटरी से टीएसएच का सिक्रीशन भी डायरेक्टली ये कम करवा सकता है, जिसके कारण से आपका T4 और T3 का सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम हो जाता है तब ये पॉजिटिव फीडबैक इन दोनों ही जगहों के ऊपर, आइदर एट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहां से फिर ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू इसका सिक्रीशन जो है वो करवा सकता है। ओके, अब ये काम क्या करता है ना, और इससे कौन कौन सी इसकी कमी हो जाने पर डिसऑर्डर्स जो हैं वो कौन कौन से हमारे इसके अंदर हो जाते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म का है। मैंने आपको बताया था इसके ऊपर कि ये जो हार्मोन है वो ऊष्मा का अधिक उत्पादन एवं संग्रह जो है वो कम होता है इस हार्मोन के प्रभाव से। जो समतापी जंतु है, वो जंतु जिनमें की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है जैसे कि हम हैं, और जो शीत निष्क्रियता जिनमें जब जंतु जाता है तो ये अक्रिय रहते हैं और बसंत ऋतु में ये सक्रिय होती है। इसका मतलब हुआ कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम इसके द्वारा होता है। और दूसरा जो मेटाबॉलिज्म है सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय पर इसका डिटेल जो है वो इम्पैक्ट जो है वो होता है। और जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको भी ये प्रभावित करता है। इसका प्रभाव हार्ट, लीवर, किडनी और पेशियों पर अधिक होता है और ब्रेन, स्प्लीन और टेस्टिस के ऊपर ये कम होता है। तो ये किस प्रकार से, या हम कहें कि, और ये एक तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी आपके आयनों का या जल का संतुलन जो है उस पर भी एक गहरा प्रभाव जो है वो रखता है। इसकी कमी हो जाने पर सोडियम और क्लोराइड जो है वो जल की मात्रा को देह में रोका जाता है और अधिक श्रावण होने पर कैल्शियम जो है वो निकल करके और यूरिन और आपका फीकल मटेरियल विस्टा के साथ में बाहर निकलने लग जाता है। इसी तरह से प्रजनन के ऊपर इसका प्रभाव होता है कि लैंगिक परिपक्वता में कमी आ जाती है किशोरों में, और वयस्कों में वृषण की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। इसके कुछ प्रभाव को हम और डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन जैसा प्रभाव भी ये रखता है। इसकी कमी हो जाने पर प्राणी जो है वो बौना रह जाता है। ओके, और डिफरेंशिएशन जब होता है कायांतरण पर, आप जानते हैं इसके बारे में कि इसकी कमी हो जाने पर, माध्यम में इसकी कमी हो जाने पर जिन जंतुओं में कायांतरण हो रहा है उनमें कायांतरण उस अवस्था में रुक जाता है। इसी तरह से जो निर्मोचन जिन जंतुओं में होता है उन जंतुओं में ये आवश्यक है। नियोटेनी की अवस्था जो है आयोडीन की कमी के कारण आती है, जैसे कि आपका एम्बायोस्टोमा और नेक्टुरस में लार्वा अवस्था के अंदर ही वो रह जाता है, उसका निर्मोचन नहीं हो पाता है और उसके कारण से वो लार्वा में ही प्रजनन की क्रिया होने लग जाती है। इसके अलावा थायरोक्सिन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र संवेदनशील हो जाता है और इसके सक्रिय होने पर मस्तिष्क की उत्तेजनशीलता बढ़ती है। तो इसका अपोजिट अगर हो जाता है, कमी हो जाती है, तो हमारा जो मस्तिष्क है और तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं वो शिथिल हो जाते हैं। हार्ट पर
इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि हार्ट की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है इसका, तो संकुचन की दर जो और आमाप में इसमें कमी आ जाती है। तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जाने वाले रक्त की मात्रा में कमी आ जाती है, तो इससे पल्स का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। नींद के प्रभाव की बात करें हम यहाँ पर, तो इसकी अति क्रियाशीलता जब होती है तब हमेशा थकान जो है वो होती है, और सिनेप्स पर उत्तेजक प्रभाव के कारण से हमेशा अनिद्रा की स्थिति जो है वो रहती है। फीमेल्स में थायरोक्सिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है। जननांगों के मेंटेनेंस के लिए इसका होना जरूरी है, और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी ये प्रभाव जो है वो डालता है, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि को ये अधिक इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ होता है। और इसी प्रकार से ये थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होना अस्थि निर्माण से संबंधित उपापचय को प्रभावित करता है, तो इस प्रकार से ये पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन को भी प्रभावित करता है। कायांतरण का बताया मैंने आपको कि टेडपोल से एडल्ट बनने के लिए मेंढक में थायरोक्सिन का होना जरूरी होता है, ठीक है। ये आप डिटेल में भी आपने इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। और एक आता है नियोटिनी, चिरभ्रूणता। जो यूरोडेल्स हैं एम्फीबिया में, पूंछ वाले जो उभयचर होते हैं, उनमें कायांतरण रुक जाता है और लार्वा में ही जननांग जो है वो विकसित हो जाते हैं और वो प्रजनन की क्रिया करने लग जाता है, ठीक है। तो और निर्मोचन पर प्रभाव मैंने आपको बता दिया है। तो इसके कुछ प्रभाव अगर हम देखें यहाँ पर, जो असामान्य अवस्थाएं होती हैं, एक है आपका गोइटर। जो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है उसको गोइटर जो है वो कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसा आयोडीन की कमी के कारण से होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो नेक है उसके अंदर स्वेलिंग जो है वो हो जाती है, इसको सिंपल गोइटर कह रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसके क्योंकि यहाँ पर पीछे ट्रेकिया है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो आपका ब्रीदिंग के अंदर सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, कफिंग हो जाती है, हॉरेसनेस जो आ जाती है, और निगलने में भी दिक्कत जो है वो होने लग जाती है। और ये क्यों होता है? रुधिर में आयोडीन और थायरोक्सिन हार्मोन की टोटल कमी की वजह से ये होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जल और मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है, और इसलिए आयोडाइज साल्ट जो है उसको लेने की सलाह जो है वो दी जाती है। एक होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ये रिजल्ट होता है T3 और T4 की कमी की वजह से। तो इसमें गोइटर होता है, एक तो जो फेस जो है आपका पफिन्स फेस जो है वो हो जाता है, पफी हो जाता है, यानी ये आपका क्या कह सकते हैं इसको, पफी फेस जो है वो इसके अंदर हो जाता है, और जो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग जो है वो आ जाती है। ये आपका आंख के नीचे वाले जो भाग है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और स्केल्प हेयर का लॉस जो है वो होने लग जाता है, ऊपर जो हेयर जो है ड्राई हो जाते हैं और बाल जो है वो कम होने लग जाता है। इसी तरह से टॉसिस, दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, कि आपकी जो अपर आईलिड है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लग जाती है, और ड्राई हो जाती है स्किन, मोटी हो जाती है, रफ हो जाती है, और कलर भी इसका येलो जो है वो होने लग जाता है। इसी तरह से एक ग्रेव्स डिजीज जो है वो होती है, जो कि ये भी T3 T4 के कारण से होती है। तो इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो मॉडरेट एनलार्जमेंट होता है इसका, और एक्सोथैल्मोसिस जो लीड रिट्रैक्शन जो है वो होने लग जाता है। देखिए इसमें आंखें जो है बड़ी बड़ी सी लग रही हैं, और ऊपर की जो पुतलियां हैं, ऊपर की जो पलकें हैं वो रिट्रैक्ट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। और कुछ और जो है, जैसे कि जड़ वामनता इसको कहा जाता है, या क्रेटिनिज्म विकार जो है वो हो जाता है, जो कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इस हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो उनमें लैंगिक परिपक्वता नहीं होती है, और बोन्स जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, और जीभ जो है वो मोटी और बाहर को निकली हुई इसके अंदर होती है। और ये जो बच्चे हैं वो गूंगे और बहरे भी हो सकते हैं, और टॉक्सिन के प्रति ये अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसी तरह से जुवेनाइल में अगर कमी हो जाती है थायराइड हार्मोन की, युवावस्था में हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इसको मिक्सोडिमा जो है वो कहा जाता है। इसके कारण से बीएमआर में कमी आ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होने लग जाता है, और आलस जो है वो आने लग जाता है, और एक जो चेहरा जो है वो मंगोलियन
अपीयरेंस उसके अंदर आने लग जाती है, बाल गिरना, जीभ और कंठ में सूजन होना। और जो पुराने रोगी होते हैं उनके अंदर बांझपन और याददाश्त में कमी जो है, भूख नहीं लगना, ये होने लग जाता है। इसी तरह की एक बीमारी है हाशिमोटो डिजीज। तो थायराइड ग्रंथि का सिक्रीशन कभी कभी इतना कम होने लग जाता है कि थायरोक्सिन खुद या इससे दी गई औषधियां भी जो है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में काम करने लग जाती है, और हमारे शरीर में इन पदार्थों को नष्ट करने वाले प्रतिविष जो है बनने लग जाते हैं, जो कि धीरे धीरे ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं। तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज या सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो एक ग्रेव्स रोग जो हो जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ग्रेव्स डिजीज, ये ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज। और एक और डिजीज होती है प्लूमर्स, जिसमें कि यहाँ पर गांठें बन जाती है, और ये अवस्था एक्सोप्थेल्मिक गाइटर जो है वो कहलाती है। ठीक है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है चार होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ये चार पैराथायरॉयड ग्लैंड हैं जो कि थायराइड ग्रंथि के अंदर धसी हुई पाई जाती है। ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, और क्योंकि इनका रिमूव होने पर एस्फिक्सिया जो है वो हो जाता है, और उसके कारण से डेथ जो है वो हो जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो थायराइड के समान ही ग्रसनी से होता है, और ये सामान्यतः भ्रूण में तीसरे और चौथे फेरेंजियल पाउच से बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर इसका बताया है। इसमें दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, एक तो चीफ सेल जिनको हम कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीफिल सेल्स जो हैं वो कहते हैं, जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम जो है वो करती है। जो हार्मोन इससे सिक्रीट होता है वो हार्मोन कौन सा है? पैराथार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो पैराथार्मोन या पीटीएच इसको कहा जाता है। इसकी खोज जेडी कॉलिप के द्वारा की गई थी, और ये 83 अमीनो अम्ल से बनी श्रृंखला वाला प्रोटीन जो है वो होता है। काम क्या करता है? ये कैल्शियम के अवशोषण में वृद्धि करता है, लेकिन इसके कारण से फास्फोरस और पोटेशियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये कम होने लग जाता है, और इसके कारण से कैल्शियम के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठरांत्र जिसको हम कह रहे हैं, वहां पर भोजन में जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसके अवशोषण पर नियंत्रण करता है, और इसकी क्रिया में विटामिन डी जो है वो आवश्यक होता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं उन में ये अस्थियों के पुनः अवशोषण के समय देह में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो अस्थियों से कैल्शियम बाहर निकल करके और रक्त के अंदर आने लग जाता है। तो इसके प्रभाव से कैल्शियम के सिक्रीशन में और जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, और इस हार्मोन की, पैराथार्मोन की एब्सेंस में विटामिन डी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो दो तरह के रोग जो हैं वो इससे हो सकते हैं, एक तो इसकी कमी की वजह से और दूसरा इसकी अधिकता की वजह से। एक जो रोग है इसका वो है आपका रिकेट्स। ये बोन डिफॉर्मेशन इसके अंदर छोटे बच्चों के अंदर हो जाता है, और ये बच्चों में लगभग 6 मंथ की एज से ही इसके प्रभाव जो हैं वो आने लग जाते हैं, जिसमें कि हड्डियां जो हैं वो विकृत हो जाती हैं, और जो जोड़ हैं, रिस्ट और एंकल जोड़, ये मोटे हो जाते हैं, और इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है। तो बोन इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जॉइंट जो है वो बड़े हो गए हैं, और जो लॉन्ग बोन्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। बोर्ड लेग्स जो हैं वो, हमारे पैरों की जो हड्डियां हैं वो धनुषाकार जो है वो होने लग जाती है। ओके। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया। ये कैल्शियम का पूरा अवशोषण नहीं होने की वजह से होता है, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी इसके साथ में और अधिक इस रोग को प्रबल बनाने का काम जो है वो करती है। ये फीमेल्स के अंदर जो अपीयर होती हैं, और मल्टीपल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के कारण से उनमें कैल्शियम की कमी जो है वो होने लग जाती है। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन का कम मात्रा में सिक्रीट होना। तो इसकी वजह से कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, और जो साइकेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टरबेंस हो जाता है, मानसिक अवस्था जो है वो बिगड़ जाती है, और एक पार एस्थीसिया कहते हैं इसको, और कैटरेक्ट का डेवलपमेंट इसके अंदर होने लग जाता है। अब इसमें डिटेल में अगर हम बात करें इस रोग की,
तो पीटीएच की मात्रा में कमी हो जाने के कारण से टिटेनी रोग जो है वो होने लग जाता है। तो जबड़े जो है वो लॉक हो जाते हैं और पेशियां अकड़ने लग जाती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और श्वास जो है वो तेज चलने लग जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है और लार जो है अधिक मात्रा में निकलती है और अगर ये ऐसा लंबे समय तक रहे तो उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो किस प्रकार से, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बता चुका हूं मैं आपको यहाँ पर पहले। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक्सिस सिक्रीशन अगर होने लग जाता है तो रीनल कैलकुलाई बनने लग जाता है, पॉलीयूरिया हो जाता है, पॉलीडिस्पीसिया हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, मसल में वीकनेस आती है और सामान्य थकान की अवस्था जो है वो होने लग जाती है और इसी तरह से कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है सॉफ्ट टिश्यू का, जिसके कारण से हमने कहा था कि वो टिटेनी का फॉर्म जो है वो लेने लग जाता है। ठीक है, ओके। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? तो पैराथायरॉयड का जो सिक्रीशन है वो रक्त में पैराथार्मोन के विपरीत, पीटीएच के विपरीत दिशा में ये काम करता है। पैराथार्मोन द्वारा रक्त में कैल्शियम की वृद्धि होती है तो कैल्सिटोनिन जो है वो रक्त में कैल्शियम की कमी कर देता है और पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है वो पीटीएच आरएच उत्पन्न करके कैल्सिटोसिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने का काम करती है, यानी कि ये थायराइड के नियंत्रण का भी कार्य जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो हम अगले क्लास में लेंगे, आप इसको पढ़िए। और ये दोनों जो वीडियो बीच में एक कुछ ब्रेक हो जाने की वजह से हमारा इसके 2 वीडियो बन गए हैं, तो इनको दोनों को मैं डाल दूंगा और इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें। थैंक यू।